गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार, इकोनॉमिक्स स्पेशलिस्ट। मैं आपको पिछले लेक्चर में जहाँ तक हम लोगों ने कवर किया था वो वस्तुओं के प्रकार के संदर्भ में हमने बात किया था, और वस्तुओं के संदर्भ के बाद हमने ये बात किया था कि मांग को कौन कौन से कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। फिर हमने ये बताया आपको कि मांग क्या होती है और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य कैसा संबंध होता है, किसका प्रभावित करने वाले कारकों का। तो हमने बताया कि मांग को प्राइस प्रभावित करती है, इनकम प्रभावित करती है, अदर कमोडिटी प्राइस प्रभावित करती है, और इसके साथ ही टेस्ट एवं प्रेफरेंस भी प्रभावित करता है। और भी कई सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे ETC, जैसे डिस्टेंस भी प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि डिस्टेंस अधिक है तो कोई व्यक्ति उस डिस्टेंस की वजह से उस वस्तु की डिमांड ना कर पाता हो। जैसे मान लो किसी को कोई वस्तु की सेवा चाहिए और उसको वो वस्तु वहाँ पर यानी कि वो डिमांड कर रहा है, लेकिन हो सकता है वहाँ पर वो वस्तु की सेवा ना पहुँच पा रही हो, तो वहाँ पर डिमांड जो है क्या हो सकती है, इंक्रीज नहीं हो सकती है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे। हमने फिर आपको ये बताया कि मांग में विस्तार एवं संकुचन क्या होता है, यानी कि प्रकर्षण और विकर्षण क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि जब कीमत में कमी होती है, प्राइस जब यानी डाउन होता है, तो मांग की मात्रा बढ़ जाती है। इससे हम लोग मांग में विस्तार कहते हैं। E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर जाना मांग में क्या है, विस्तार है या प्रकर्षण है। फिर हमने दूसरा ये बताया कि मांग में संकुचन क्या होता है। तो हमने ये बताया कि कीमत में जब वृद्धि होती है तो मांग में जब कमी होती है, तो इससे हम क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं या विकर्षण कहते हैं। आज हम उसी के आगे चल रहे थे। हमने आपको यहाँ तक छोड़ा था कि मांग में वृद्धि एवं ह्रास क्या होता है। तो यहाँ पर हम यानी पुनः एक बार देखते हैं कि विस्तार एवं संकुचन के बारे में। तो हमने बताया कि जब प्राइस मान लो जैसे 8 रुपये है और व्यक्ति जो है 8 रुपये है, डिमांड 100 इकाई की कर रहा है, वो E1 पॉइंट पर संतुलन में है। फिर प्राइस कम हो गई है, 6 रुपये हो गई है, मान लो व्यक्ति की मांग बढ़ के 150 इकाई हो गई है, वो E2 पॉइंट पर संतुलन में हो गया। और इन दोनों रेखाओं को मिलाते हुए यानी बिंदुओं को मिलाते हुए जो रेखा खींची जाती है उसी को हम कहते हैं डिमांड कर्व। ये मांग वक्र है। अब यहाँ पर मांग वक्र में इसके संदर्भ में आप देखेंगे, इसे सबसे पहले मार्शल ने दिया। मार्शल क्रमबद्ध तरीके से बताते हैं। तो E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर जाना ही क्या कहलाता है, मांग में ये आपका कहलाएगा विस्तार, यानी इसको हम कहेंगे प्रकर्षण, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो ये E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर आ गए, ये विस्तार हो गया, यानी कीमत में कमी हुई, मांग में वृद्धि हो गई। और अगर कीमत बढ़ जाए, मान लो 6 रुपये से बढ़ के 8 रुपये हो जाए, तो यहाँ पर जो डिमांड थी वो 150 इकाई से घटकर 100 इकाई हो जाती है, और भी कम हो सकती है। तो यहाँ पर व्यक्ति E2 पॉइंट से कहाँ चला जाता है, E1 पॉइंट पर। तो E2 पॉइंट से E1 पॉइंट पर जाना क्या कहलाता है, मांग में संकुचन कहलाता है। इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रक्शन या इसे बोलते हैं विकर्षण। यहाँ तक हमने आपको ला करके छोड़ा था। फिर इसके बाद हम ग्रोथ और यानी कि ह्रास की बात कर रहे थे। हम बात कर रहे थे कहाँ पर, मांग में वृद्धि एवं ह्रास क्या होता है। तो इसके लिए हमने आपको कंडीशन बताई थी कि वृद्धि और ह्रास बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, और विस्तार एवं संकुचन बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो विस्तार एवं संकुचन की स्थिति में मांग वक्र अपने पथ से विवर्तित नहीं होता है, लेकिन वृद्धि एवं ह्रास की स्थिति में मांग वक्र अपने पथ से विवर्तित होगा। कंडीशन क्या होगी, ये ग्रोथ है, ये डिक्रीजमेंट है, वो एक्सपेंशन था और जो है कंट्रक्शन था। तो यहाँ पर क्या होता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस कांस्टेंट है, यानी कि कीमत में यानी स्थिरता है। और कीमत स्थिर होने के कारण अब यहाँ पर क्या हो जाता है, अन्य कारक अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अन्य कारकों के सम्मिलित होने पर यदि क्या हो रहा है,
यानी कीमत स्थिर है फिर भी मांग की मात्रा में वृद्धि हो जा रही है, E1 पॉइंट से E2 पॉइंट पर मांग चली जा रही है, तो इसे मांग में क्या कहा जा रहा है, वृद्धि। और वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र अपने दाएं तरफ शिफ्ट होता है और कीमत अगर स्थिर है फिर भी मांग की मात्रा में कमी हो रही है तो इसे क्या कहा जाता है, मांग में ह्रास। ऐसा क्यों हो रहा है, अन्य कारकों के सम्मिलित होने से। तो यहाँ पर ग्राफ आप देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जैसे मान लो हमने ये कहा कि यानी प्राइस 8 रुपए है, कांस्टेंट है और मांग की मात्रा 100 इकाई के बराबर है, तो व्यक्ति E1 पॉइंट पर संतुलन में है, ये उसका मांग वक्र है। ठीक, अब प्राइस कांस्टेंट है लेकिन अन्य कारक इन्वॉल्व हो जाएं, प्राइस में कोई कमी ना हो और मांग की मात्रा बढ़ करके 150 से मान लेते हैं 200 इकाई हो जाती है और व्यक्ति E1 से कहाँ शिफ्ट हो जा रहा है, E2 पॉइंट पर। तो ये दूसरा मांग वक्र है, यानी व्यक्ति E2 पॉइंट पर शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर E1 से E2 पर शिफ्ट होना ही क्या कहला रहा है, मांग में वृद्धि कहला रहा है। और ये कहाँ शिफ्ट हो रहा है, ऐसी स्थिति में मांग वक्र अपने दाएं तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब मान लो प्राइस एस्टैब्लिश है यानी कि कांस्टेंट है और अगर मांग की मात्रा में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो इसे मांग में ह्रास कहा जाता है। जैसे मान लो ये प्राइस 8 रुपए थी, अभी ये मांग बढ़ गई 200 इकाई। अब मान लो मांग घट जाए यानी 100 इकाई से कितना हो जाए, 50 इकाई, तो इसका मतलब है इसका मांग वक्र ये होगा और ये मान लेते हैं E0 पॉइंट है। तो ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो है आपका कहाँ आ गया, ये यानी किस तरफ आ गया, ये आ गया आपका बाएं तरफ। और ऐसी स्थिति में ये मांग में क्या कहलाता है, ये मांग में कहलाता है ह्रास। तो वृद्धि की स्थिति में मांग वक्र दाएं तरफ, ह्रास की स्थिति में मांग वक्र बाएं तरफ। और वृद्धि और ह्रास दोनों ही स्थितियों में मांग वक्र अपने पथ को विवर्तित करेगा, वृद्धि में दाएं तरफ और ह्रास में बाएं तरफ। तो यही हमने पिछले लेक्चर में यहाँ तक आके आपको छोड़ा था, ये रिवीजन हो गया आपका और ये डायग्राम से आप समझ जाएंगे। अब उदाहरण की बात करें तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे दें जिससे आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, यानी मान लेते हैं मीठा, यानी जो मिठाई है वो नॉर्मल डे में यानी कि 200 रुपये केजी चलती है, ठीक है। और कोई व्यक्ति मान लेते हैं 100, यानी कि ये इकाई है, अलग अलग लोग जो है कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं। मान लो यानी कोई व्यक्ति नॉर्मली जो है 1 केजी खरीदता है, ठीक। अब अन्य कारकों के सम्मिलित होने पर, मान लो आपका फेस्टिवल आ जाए, दीपावली है, दशहरा है, जैसा अभी आ ही रहा है ना, और होली है या अन्य फेस्टिवल है। अब इनके सम्मिलित होने पर प्राइस कांस्टेंट ही रहती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या करते हैं, यानी कि मीठे की मांग में क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि, ये होगा ग्रोथ। लेकिन अगर जो है प्राइस कांस्टेंट है और मांग में कमी हो जाए, कमी कैसे हो जाएगी, मान लीजिए किसी ने कह दिया कि मीठा मत खरीदिए, इसमें जहर है, हो सकता है 2-4 उदाहरण उसको देखने को मिल जाए। तो प्राइस कांस्टेंट है तो मांग बढ़ने की जगह क्या हो जा रही है, घट जा रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, मांग में ह्रास। और ह्रास की स्थिति में मांग वक्र आप देखिए बाएं तरफ, वृद्धि की स्थिति में दाएं तरफ। तो ये कॉन्सेप्ट आप पूरा क्लियर रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी, पीजीटी और यहाँ तक कि वनडे के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। वनडे में पूछेगा तो वो प्रकर्षण और विकर्षण शब्द का यूज करेगा। तो आपको ये समझना है, प्रकर्षण का मतलब होता है यानी क्या, विस्तार, एक्सपेंशन। और जब वो विकर्षण की बात करेगा तो आपको ये समझना है क्या, संकुचन। तो प्रकर्षण मतलब विस्तार, विकर्षण मतलब संकुचन। और वृद्धि की बात करेगा तो इसका मतलब है प्राइस कांस्टेंट है, अन्य कारक इन्वॉल्व हैं और मांग में यदि परिवर्तन हो रहा है, मांग पहले से आगे बढ़ जा रही है तो वृद्धि, और कमी हो जा रही है यानी पीछे आ जा रही है तो इसे ह्रास।
और इसका ये एग्जाम्पल है, कई सारे। अभी देखिए एक एग्जाम्पल आपको तत्काल देखने को मिलेगा। दीपावली आ रही है और दीपावली में क्या है, यानी कि जो धनतेरस का दिन पड़ता है उस समय व्यक्ति कुछ ना कुछ जो है क्या करता है, परचेज जरूर करता है। तो प्राइस भले ही कांस्टेंट हो, पहले व्यक्ति नॉर्मली उतनी डिमांड नहीं करता था, लेकिन उस दिन क्या करेगा, डिमांड को बढ़ा देगा। तो इसलिए अदर फैक्टर इन्वॉल्व हो गया। कौन सा फैक्टर, ये त्योहार, और इसके वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाए या डिमांड घट जाए। तो इसी को हम क्या कहेंगे, वृद्धि और ह्रास कहेंगे। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हमने आपको बताया था कि मांग का नियम क्या है। अब हम उसी पर चर्चा आगे कर रहे हैं और उसके आगे वाले कॉन्सेप्ट पर। तो हमने बताया था कि मांग के नियम का प्रतिपादन यानी किसने किया था, आप रिवाइज करेंगे, प्रोफेसर मार्शल ने किया था। मांग वक्र को किसने दिया, प्रोफेसर मार्शल ने दिया। अब हम यानी कि नियम के आधार पर अब हम इसकी लोच पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने आपको ये बताया कि डिमांड को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होंगे। उस वस्तु की कीमत होगी, व्यक्ति की आय होगी, अदर वस्तुओं की प्राइस होगी, टेस्ट एवं प्रेफरेंस होगा, अन्य कारक होंगे। तो ये मांग को क्या करेंगे, प्रभावित। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखेंगे और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें संबंध कैसा होता है, हमने आपको बताया प्राइस और डिमांड में संबंध नेगेटिव होता है। वस्तु की अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइस अगर घटती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसा प्रोफेसर मार्शल ने कहा और ये मांग का सामान्य नियम है जो जनरली देखने को मिलता है। अब हम आगे चल रहे हैं। आगे क्या है कि केवल नियम ये बता रहा है कि प्राइस में परिवर्तन हुआ तो मांग में परिवर्तन होगा, लेकिन ये देखना होगा, नियम ये नहीं बता रहा कि कीमत में कितना परिवर्तन होगा तो मांग में कितना परिवर्तन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक उदाहरण, आपको नॉर्मली उदाहरण देते हैं। जैसे मान लो सब्जी है, मान लेते हैं 10 रुपये केजी आलू है और आप अपने यानी दैनिक जीवन में मान लो एक दिन में 1 केजी आलू की डिमांड करते हैं। अब यदि आलू का प्राइस घट जाए, मान लो 8 रुपये हो जाए, तो प्राइस तो घटा है, अब डिमांड क्या होगी, यानी कि प्राइस घट गया है तो अब डिमांड बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी इसके बारे में ये नियम नहीं बता रहा है। क्यों, क्योंकि प्राइस घटी है तो हो सकता है डिमांड बढ़ जाए। कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई हो सकता है ना उसकी डिमांड करे उस वस्तु की, वो दूसरे वस्तु की करे। ऐसा क्यों, क्योंकि प्राइस घटा है तो डिमांड बढ़ेगी, लेकिन व्यक्ति जो डिमांड बढ़ाता है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बढ़ाता है और दूसरा जो डिपेंड करता है वो टाइप्स ऑफ गुड्स पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार की वस्तु है। तो अगर डिमांड बढ़ेगी तो हो सकता है किसी कीमत में यानी कि वस्तु के कीमत में कमी हुई तो अब कितना व्यक्ति मांगेगा, तो हो सकता है पहले जितना मांगता था उतना ही मांगे। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है, या ऐसी हो सकती है प्राइस में थोड़ा सा कमी हुई, मांग में हो सकता है 1 केजी के जगह 4 केजी की वृद्धि हो जाए। या ऐसा हो सकता है कि प्राइस थोड़ी सी कम हुई, व्यक्ति डिमांड करे लेकिन पहले जितना करता था उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर दे, यानी कि 1.5 केजी, या हो सकता है 4 केजी, या हो सकता है कोई भी परिवर्तन ना करे, या हो सकता है वो क्या करे, इनफाइनाइट परिवर्तन कर दे। तो डिफरेंट टाइप से यानी कि क्या होगा, परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो लोच बताएगी वो ये बताएगी कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में होने वाले परिवर्तन को ही हम मांग की लोच कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप समझिएगा, थोड़ा सा एक और व्यवहारिक एग्जाम्पल देते हैं आपको और उस एग्जाम्पल से आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर ये प्राइस है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, मान लो यानी कि वस्तु की प्राइस 10 रुपये है, कोई एक्स वस्तु है, ठीक है, और यानी कि ये
इस वस्तु की प्राइस 10 रुपये है और ये इसकी क्या है, डिमांड है। तो मान लो प्राइस 10 रुपये है, हम मान लेते हैं डिमांड 100 इकाई है, ठीक है। अब इसमें परिवर्तन होता है, मान लो 8 रुपये प्राइस यानी रिड्यूस हो जाती है। तो प्राइस रिड्यूस हो गई है तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी। अब कितना बढ़ेगी इसके बारे में नियम नहीं बताएगा। अब इसके बारे में कौन बताएगा, इलास्टिसिटी, लोच बताएगी कि कौन सी वस्तु है और उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कीमत के सापेक्ष मांग में कितना परिवर्तन होता है, यही है मांग की लोच। अब परिवर्तन कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कीमत में कितना परिवर्तन हुआ, 2 रुपये रिड्यूस हुई है। तो अगर इसे हम परसेंटेज में निकालें तो कीमत कितना परिवर्तित हुई, 20%। अब यहाँ पर मान लें कीमत में अगर यानी परिवर्तन 20% हुआ, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना पहले डिमांड थी उतनी ही अभी भी है। कुछ लोग ऐसा करेंगे तो यहाँ परिवर्तन क्या है, 0। तो एक स्थिति आपको देखने को ये मिलेगी कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या है, 0। तो यहाँ पर यह है कि वस्तु की मांग में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, पूरे तरीके से वो बेलोच है, उसमें कोई लोच ही नहीं है। यानी कीमत के सापेक्ष मांग में परिवर्तन क्या है, 0 है। एक स्थिति ऐसी मिल सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कीमत में 20% परिवर्तन हुआ है, हो सकता है मांग की मात्रा भी 100 इकाई से बढ़कर कितना हो जाए, 120। तो यहाँ भी परिवर्तन 20% है, यहाँ भी परिवर्तन आप देखेंगे परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 100 से 120 यानी 20%। तो यहाँ देखिए कीमत के सापेक्ष परिवर्तन बराबर है, तो इसे कहा जाएगा यानी कि क्या, यानी समलोचदार मांग, यानी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जितना कीमत में परिवर्तन उतना ही मांग की मात्रा में परिवर्तन, यानी परिवर्तन दोनों जगह समान हो रहा है। फिर आगे देखिए, अगर मान लो कीमत जो है 20% चेंज होती है, मांग की मात्रा हो सकता है कोई व्यक्ति 100 से बढ़ाकर 140 कर दे, यानी कीमत में 20% कमी, मांग में जो है 40% की वृद्धि। तो यहाँ परिवर्तन देखिए क्या है, 40%। और ये परिवर्तन किससे अधिक है, कीमत से। कीमत में 20, मांग में परिवर्तन कितना, 40। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है डिमांड में वो कीमत की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो यहाँ पर जो लोच होगी, इलास्टिसिटी होगी, वो कीमत के सापेक्ष क्या होगी, अधिक होगी। तो इसको हम कहेंगे हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी ये हो गया आपका अधिक लोचदार मांग। फिर आप आगे देखिएगा, यानी यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो कीमत में 20% परिवर्तन हो, मांग की मात्रा में जो परिवर्तन है वो क्या हो, 100 के अपेक्षा 105 इकाई हो जाए। तो यहाँ देखिए कीमत में 20% परिवर्तन, मांग में कितने प्रतिशत परिवर्तन, 5%। तो कीमत के सापेक्ष मांग में परिवर्तन क्या है, अपेक्षाकृत कम है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी बेलोचदार मांग, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लोच तो है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है कीमत के सापेक्ष, लेकिन कीमत की अपेक्षा क्या है, कम है। तो यहाँ पर यानी बेलोचदार होगा। अब मान लो कीमत में 20% का परिवर्तन हुआ, हो सकता है एक स्थिति ऐसी देखने को मिल जाए कि मांग की मात्रा में जो परिवर्तन है वो इनफाइनाइट हो। कोई कहे जितना है सब ले आइए हमारे पास, 2 रुपये प्राइस कम हो गई है, या कीमत थोड़ी सी बढ़े तो वो मांग की मात्रा 0 कर दे। तो यहाँ पर एक स्थिति ये देखने को मिलेगी कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में परिवर्तन कैसा हो सकता है, 0। तो अब जो रेंज आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में परिवर्तन 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है, इनफाइनाइट तक। अब ये इनफाइनाइट तक है, इसका मतलब है कीमत के सापेक्ष मांग में होने वाला जो परिवर्तन है वो 5 तरह से देखने को मिल सकता है। कैसे, तो यहाँ परिवर्तन क्या है, E इक्वल टू यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, एक परिवर्तन ये देखने को मिलेगा। ED इक्वल टू 1, यानी कि कीमत में जितना परिवर्तन मांग में भी उतना परिवर्तन।
तो यहाँ लोच कैसी हो गई, इकाई लोचदार। फिर आगे देखिए, यहाँ एक स्थिति ऐसी मिलेगी, ईडी इज ग्रेटर देन 1। 1 मतलब क्या है, आपका प्राइस, यानी प्राइस में जितना परिवर्तन हो रहा है उसके अपेक्षा मांग में परिवर्तन क्या हो रहा है, ज्यादा। तो देखिए मांग 40% बढ़ रही है, प्राइस कितना हो रहा है, 20% गिर रहा है। तो यहाँ पर हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी मांग क्या है, अधिक है। फिर एक स्थिति ये है कि ईडी इज लेस देन 1, यानी कि कीमत में परिवर्तन क्या है, ज्यादा है, मांग में परिवर्तन क्या है, कम है। तो यहाँ पर ये देखिए 20% जो है कीमत में क्या हो रहा है, वृद्धि, मांग में कितना हो रहा है, 5%। तो ये हो गया इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेलोचदार मांग। और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कीमत के सापेक्ष मांग में परिवर्तन क्या है, इनफाइनाइट। तो इससे कहा जाएगा ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये 5 प्रकार की स्थितियां आप जान गए, इसी को हम कहते हैं मांग की लोच। तो अब आप सामान्य शब्दों में ऐसे समझिए कि मांग की लोच ये बताती है कि कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में होने वाले सापेक्षिक या प्रतिशत परिवर्तन को ही मांग की लोच कहा जाता है। तो अब यहाँ पर हम इसको फॉर्मूले के रूप में ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, यानी माइनस यहाँ पर क्या है, यानी मांग की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन या सापेक्षिक परिवर्तन, किसके साथ में देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कीमत में सापेक्षिक या प्रतिशत परिवर्तन। ठीक, तो कीमत या कीमत के सापेक्ष, यानी कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, तो मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, इसी को हम कहेंगे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यही है आपकी मांग की लोच। अब इसको फॉर्मूले के रूप में कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमने फॉर्मूले के रूप में डिफाइन कर दिया और ऐसे हम आपको अभी सॉल्व करके बता देते हैं। तो ये आपका हो गया क्या, फॉर्मूला, यानी ये है। अब इसको यानी कि यहाँ पर मैथमेटिकल तरीके से डिफाइन करना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और पूरे का अगर होल अपॉन करेंगे तो यहाँ पर हम इसको पलट के लिख दे रहे हैं, यानी कि P अपॉन डेल्टा P। तो ये फॉर्मूला एक इस तरीके से हो जाएगा। अब इसी को अगर आप पलटेंगे तो ऐसे आप लिख सकते हैं ईडी इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, पूरे का होल अपॉन, यानी कि डेल्टा P अपॉन P। तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पर समझिए डेल्टा क्यू इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि मांग में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे पता चलेगा, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे Q2 माइनस Q1, यानी पूर्व की मांग कितनी थी और परिवर्तित मांग कितनी हो गई, तो ये चेंज इन क्वांटिटी, यानी डेल्टा क्यू रिप्रेजेंट करेगा मांग में परिवर्तन को, तो आप ऐसे समझिए। ठीक, अब डेल्टा P क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन प्राइस, कीमत में कितना परिवर्तन, डेल्टा मतलब चेंज, तो कैसे निकालेंगे P2 माइनस P1, यानी कि जो पूर्व की कीमत है और जो अभी की कीमत है उससे हम अभी वाले से पूर्व की कीमत को हटाएंगे तो हमें डेल्टा P पता चल जाएगा। डेल्टा P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कीमत में परिवर्तन, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब P और Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला थोड़ा सा हटा दे रहा है, आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो P है वो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रीवियस प्राइस, और Q है वो ये रिप्रेजेंट करेगा प्रीवियस यानी क्वांटिटी। तो यहाँ पर P इक्वल टू हम लिखेंगे P1, यानी ये हो गई आपकी पूर्व की कीमत, और यानी कि P2 हो गया
यानी कि ये जो वर्तमान वाली रहेगी या जो परिवर्तित है वो कीमत हो जाएगी परिवर्तित कीमत, ठीक। और यहाँ पर Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, Q इक्वल टू Q1 यानी पूर्व की मांग, और Q2 क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यानी परिवर्तित मांग, ठीक। तो ये आपने फॉर्मूला देख लिया, इन सारी चीज़ों को देख लिया। अब इस पर हम सवाल सॉल्व करा रहे हैं, तो आप उसको समझिए कैसे मांग की लोच निकालेंगे। तो मांग की लोच यानी कि 5 प्रकार की होगी। इकाई लोचदार, समलोचदार, इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद यानी कि आप ऐसे समझिए, ये जो लोच है यानी कि एक हो जाएगी इकाई लोचदार मांग यानी कि यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईडी इक्वल टू 1, ठीक। फिर दूसरा हो जाएगा हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अधिक लोचदार मांग, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ईडी इज ग्रेटर देन 1। फिर इसके बाद आप देखिए हो जाएगा बेलोचदार मांग, यानी यहाँ पर हो जाएगा क्या, ईडी इज लेस देन 1। फिर हो जाएगा पूर्णता बेलोचदार मांग यानी परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पूर्णता बेलोचदार मांग, और यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे ईडी इक्वल टू 0। और फिर हो जाएगा आपका पूर्णता लोचदार मांग, इसका मतलब है ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये 5 प्रकार की मांग की लोच हो गई। अब मांग की लोच क्या कह रही है, कीमत के सापेक्ष मांग में यानी जो परिवर्तन हो रहा है सापेक्षिक या प्रतिशत, वही है मांग की लोच। अब तो जैसा परिवर्तन होगा वैसा ही आपको बताना होगा कि मांग की लोच क्या है। जैसे हमने उदाहरण दिया था, मान लो X वस्तु है और इसका प्राइस पहले कितना था 10 रुपये, और मांग कितनी थी X वस्तु की, जो डिमांड थी वो कितनी थी 100। अब ये प्राइस घट करके 8 रुपये हो गया, तो मांग की मात्रा कितनी हो गई बढ़कर, मान लो 120। तो यहाँ चेंज कितना हुआ 2 रुपये। तो कैसे निकालेंगे, ये हो गया हमारा P1 और ये हो गया हमारा P2, ठीक। पहले मांग कितनी थी, जब प्राइस 10 रुपये थी तो पहले मांग 100 इकाई थी, तो ये हो गया हमारा Q1। जब प्राइस परिवर्तित हो गई 8 रुपये हो गई, तो मांग कितनी हो गई 120, ये हो गया हमारा Q2। तो अब यहाँ से हम निकाल लेंगे डेल्टा P बराबर कैसे होगा, P2 माइनस P1। तो P2 कितना है 8 और यहाँ पर P1 कितना है 10, कितना वैल्यू आ गई -2। तो ये हो गया आपका डेल्टा P। फिर डेल्टा Q कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1। तो Q2 कितना है 120 और Q1 कितना है 100, तो कितना आ गया, ये आ गया 20। तो ये हो गया आपका डेल्टा Q। P क्या हो गया, P है आपका यानी P इक्वल टू P1 कितना है 10, और Q क्या है, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू यहाँ कर कितना है 100। अब यही आपको फॉर्मूले में लगाना है और इससे जो वैल्यू निकलेगी उसी के आधार पर आप इलास्टिसिटी को डिफाइन करेंगे और उसके आधार पर वस्तुओं को डिफाइन करेंगे और उसके आधार पर कर्व बनेगा। तो यहाँ से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे, आप सही से समझिएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले को लिख रहे हैं और वैल्यू पुटअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ये हम हटा दे रहे हैं जो मांग की लोच है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हटा दे रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताना है कि जब कीमत 10 रुपये थी, मांग 100 इकाई थी, कीमत 8 रुपये हो गई है, मांग 120 हो गई है, तो मांग की लोच क्या होगी या वस्तु का प्रकार क्या होगा। तो अब यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, वही फार्मूला लगाते हैं। ईडी इक्वल टू यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस डिमांड, ये प्राइस डिमांड है, माइनस डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा डेल्टा Q कितना आया है, डेल्टा Q आया है वैल्यू यानी 20, और Q कितना है आपका, Q मतलब Q1 कितना है 100, और फिर P कितना है, P इक्वल टू 10 यानी P इक्वल टू P1,
और फिर डेल्टा पी कितना है, चेंज इन प्राइस कितना है -2, और इसके बाद माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस की वैल्यू, ये माइनस सिंबल, और ये हो गया ईडी। तो यहाँ माइनस हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने आपको ये बताया कि यानी जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक ढाल वाला होता है, और हमें वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए सिंबल की जरूरत होगी, क्योंकि मांग कितनी होगी, या तो 0 होगी या 0 से आगे जाएगी, या तो कोई व्यक्ति वस्तु को नहीं मांगेगा, या वो मांगेगा तो इनफाइनाइट तक जा सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं होगी, इसलिए वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने बार, एक बार, यानी इसका मतलब है ED इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो इसका मतलब है ED इक्वल टू 1 आया है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कीमत के सापेक्ष जो मांग में परिवर्तन है वो कितना है, प्रतिशत बराबर है या सापेक्षिक बराबर है, यानी इसका मतलब जितना कीमत में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर मांग की लोच कैसी हो जाएगी, इकाई लोचदार, या इसको हम कहेंगे समलोचदार मांग। और इसी फॉर्मूले से आप सारे के सारे सवाल लगाएंगे और इसी तरीके से आपके एसएससी सीजीएल में सवाल दिए जा रहे हैं। तो आप जो सीजीएल वाले हैं वो उसको बहुत सही तरीके से समझेंगे, और पीसीएस वाले हैं वो भी इसको समझेंगे, टीजीटी पीजीटी वाले हैं वो भी इसको समझेंगे, क्योंकि सवाल जब दिया जाएगा तो आपको सॉल्व करना होगा। और ऐसी स्थिति में क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो कभी सवाल लेकर के पूछेगा मांग की लोच किस प्रकार की है, तो आपको बताना होगा वैल्यू के आधार पर। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इकाई लोचदार, ये जो हमने लोच पढ़ी है उस लोच के संदर्भ में यानी कि वस्तु किस प्रकार की होती है। तो देखिए हम आपको बता दें, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जब हम इकाई लोचदार की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जितना वस्तु के कीमत में परिवर्तन हुआ है उसके सापेक्ष मांग में परिवर्तन क्या है, समान है। तो यहाँ पर जैसे मान लो हम ये कहें 10 रुपये प्राइस है और डिमांड जो है 100 इकाई है, प्राइस घटकर 8 रुपये हो गई है और डिमांड बढ़कर 120 रुपये हो गई है। तो यहाँ भी प्रतिशत परिवर्तन 20 है और यहाँ भी 20 है, और यहाँ पर इवन पॉइंट था, ये E2 पॉइंट हो गया, ये रेखा मिला दी गई, ये मांग वक्र हो गया। तो इसका मतलब है प्रतिशत परिवर्तन समान है, तो मांग की लोच कैसी है, इकाई लोचदार है, और वस्तु कैसी होगी, कंफर्टेबल होगी, यानी आरामदायक होगी। तो वस्तु का आपको प्रकार समझना है, वस्तु कैसी है, आरामदायक, यानी ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में जितना कीमत में परिवर्तन उतना ही मांग में। हम उदाहरण देके आपको समझा देंगे। जैसे समझिए फैन, पंखे की बात करें, आरामदायक वस्तु है। इसी में थोड़ा सा और कैटेगराइज करें, कूलर की बात करें, थोड़ा सा लग्जरी गुड्स है, और इसी में थोड़ा सा बात करें एसी की बात करें तो ये वेरी लग्जरी गुड्स है। तो इस वस्तु के कीमत में जितना परिवर्तन होगा उसके सापेक्ष मांग में उतना ही परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि आरामदायक वस्तु के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होगी, तो आप बताएंगे इकाई लोचदार, और मांग वक्र कैसा होगा, बाएं से दाएं के तरफ गिरता होगा। तो ये आप समझिएगा। फिर हम दूसरा बात करेंगे अधिक लोचदार की, यानी हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। तो इसे ED इज ग्रेटर देन 1 रिप्रेजेंट किया जाएगा और डिफाइन करते हुए बताया जाएगा कि कीमत के सापेक्ष यदि मांग की मात्रा में परिवर्तन अधिक हो तो इसे हम क्या कहेंगे, अधिक लोचदार मांग कहेंगे। तो आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मान लो कीमत में 20% परिवर्तन हुआ है, मांग की मात्रा में परिवर्तन कितना हो जाए, 50% हो जाए, यानी यहाँ से बढ़कर के मांग यहाँ चली जाए, तो कीमत में परिवर्तन कम, मांग में परिवर्तन ज़्यादा, तो ये E1 पॉइंट, ये E2 पॉइंट, और यहाँ पर मांग की लोच हो जाएगी ED इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये हो जाएगा अधिक लोचदार मांग। और किस वस्तु के संदर्भ में, तो देखिए पंखे से थोड़ा सा कूलर क्या है, लग्जरी गुड्स है, तो विलासिता के संदर्भ में, तो विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होती है, अधिक लोचदार, हाईली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मांग वक्र कैसा होगा, बाएं से दाएं के तरफ गिरता
हुआ। फिर हम लोग नेक्स्ट आगे अगली लोच की बात करेंगे। तो यहाँ समझिएगा, अगर हम ये कहें कि यानी कि बेलोचदार मांग क्या होती है, तो जब हम ये कहें कि कीमत के सापेक्ष यानी ईडी इज लेस देन 1, यानी कीमत के सापेक्ष जब मांग की मात्रा में सापेक्षिक परिवर्तन या अपेक्षाकृत परिवर्तन कम हो तो उसे हम कहेंगे बेलोचदार मांग। तो यहाँ पर देखिए फिर ये ग्राफ चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हम ऐसे बना रहे हैं इस फिगर को। तो मान लो हम ये कहें कि कीमत में परिवर्तन हुआ 20% और मांग में परिवर्तन हो 10%। ठीक, डिमांड जो है 100 से 110 इकाई हो जाए तो यहाँ 10% परिवर्तन, यहाँ 20%। तो कीमत के सापेक्ष मांग की मात्रा में जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है वो क्या है, अपेक्षाकृत कम है। तो यहाँ पर हम इसको कहेंगे, ये हो जाएगा ईडी इज लेस देन 1, और यानी वस्तु इसके संदर्भ में हो जाएगी आवश्यक नेसेसरी गुड्स, और इसका मतलब है जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनके संदर्भ में मांग की लोच कैसी पाई जाती है, बेलोचदार। ये लोअर मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अब आप समझ लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, खाद्य पदार्थों के संदर्भ में मांग की लोच होती है, तो आप बताएंगे कौन सा, बेलोचदार। तो वस्तु दिया जाएगा, लोच बताना होगा, लोच दिया जाएगा, वस्तु बताना होगा, लोच दिया जाएगा, मांग वक्र बताना होगा, वस्तु दिया जाएगा, मांग वक्र बताना होगा। तो मांग वक्र कैसा होगा, बाएं से दाएं के तरफ गिरता हुआ। अब हम लोग चलेंगे एक और जो है टाइप पर, अगला वाला जो यानी कौन सा टाइप होगा, ये टाइप होगा पूर्णतः बेलोचदार। पूर्णतः बेलोचदार की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईडी इक्वल टू 0, यानी इसमें कोई लोच नहीं है, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जब यानी कीमत में परिवर्तन हो लेकिन मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो इसे कहा जाएगा पूर्णतः बेलोचदार मांग। तो यहाँ पर मान लेते हैं जैसे ये यानी कि डिमांड 100 इकाई के बराबर है और यहाँ पर कीमत 4 रुपये थी, यानी E1 6 रुपये हो गई, E2 संतुलन 8 रुपये हो गई, E3 संतुलन, यानी ये आपका क्या है, मांग वक्र है। ठीक, अब यानी कीमत में परिवर्तन हो, चाहे कीमत बढ़े और चाहे कीमत घटे, मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं ईडी इक्वल टू 0, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और ये किस वस्तु के संदर्भ में होती है, ये होती है अति आवश्यक। अति आवश्यक का मतलब वह वस्तु यानी कि जिसका कोई स्थानापन्न नहीं है, सब्स्टिट्यूट उपलब्ध नहीं है, और वो वस्तु कौन सी है, आपकी नमक। और इसके संदर्भ में मांग वक्र कैसा होगा, तो आप देखिएगा लंब अक्ष के प्रति समानांतर। तो 3 क्वेश्चन, यानी कि पूर्णतः बेलोचदार मांग के संदर्भ में वस्तु किस प्रकार की होगी, अति आवश्यक। दूसरा क्वेश्चन, अति आवश्यक वस्तु के संदर्भ में मांग वक्र कैसा होगा, लंब अक्ष के प्रति समानांतर। तीसरा क्वेश्चन, यानी कि जो पूर्णतः बेलोचदार मांग है उसके संदर्भ में यानी कि मांग वक्र कैसा होगा या वस्तु कैसी होगी, तो आपको ये बताना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम फाइनल पर चलते हैं। फाइनल वस्तु आपकी लोच कौन सी है, टाइप्स, वो है पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये पूर्णतः लोचदार मांग हो गया, यानी ईडी इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक, अब कई सारे अर्थशास्त्री कहते हैं ऐसा वास्तविक जीवन में पाया नहीं जाता है, ये मात्र एक काल्पनिक स्थिति है। और ऐसी स्थिति में क्या है कि यदि किसी वस्तु की, समझिएगा, यदि किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी कमी हो तो मांग की मात्रा इनफाइनाइट हो जाए, या कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हो तो मांग की मात्रा शून्य हो जाए, इसी को कहा जाता है पूर्णतः लोचदार मांग। तो ये यानी क्या है, काल्पनिक, यानी काल्पनिक स्थिति है। और ऐसी स्थिति में यानी ये इमेजिनरी कंडीशन है, व्यवहारिक जीवन में नहीं पाई जाती है, यानी ऐसा कभी कभार आपको देखने को मिल सकता है लेकिन ऐसा जीवन में नहीं पाया जाता। जैसे मान लो वस्तु की प्राइस 8 रुपये है, यानी कि
और डिमांड 100 इकाई के बराबर है। अब प्राइस यानी थोड़ी सी घट जाए, 6 रुपये हो जाए, तो मांग की मात्रा लगातार बढ़ती चली जाए और ऐसी स्थिति में मांग वक्र जो है आधार अक्ष के प्रति पैरेलल हो जाएगा। तो कीमत में क्या हुआ है, थोड़ी सी कमी, मांग देखिए लगातार बढ़ रही है, E1, E2, फिर यहाँ पर E3, E4 ऐसे करके मांग की मात्रा लगातार जो है बढ़ती चली जा रही है और कहाँ तक चली जा रही है, इनफाइनाइट तक। तो इसे हम कहेंगे क्या, पूर्णतः लोचदार मांग। कीमत में थोड़ी सी कमी हुई, मांग की मात्रा इनफाइनाइट हो गई और ऐसी स्थिति में मांग वक्र यानी कि ये लगातार क्या होता चला जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन एक काल्पनिक कंडीशन है, ऐसा व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है। ED इक्वल टू इनफाइनाइट। और अगर ऐसा पाया भी जा सकता है तो वो कौन सी वस्तुएं होंगी, अति विलासिता की वस्तुएं होंगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि ये जो यानी कि वस्तुएं हैं वो कौन सी वस्तुएं हैं, वेरी लग्जरी गुड्स, और इनके कीमत में थोड़ी सी कमी हुई तो मांग इनफाइनाइट, और कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हुई तो मांग क्या हो गई, 0। तो क्या कभी व्यवहारिक जीवन में ऐसा होता है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाए मांग इनफाइनाइट हो जाए, या कीमत में थोड़ी सी वृद्धि हो जाए मांग पूरे तरीके से शून्य हो जाए? नहीं पाया जाता है। जैसे मान लो ये है AC, वेरी लग्जरी गुड्स, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो क्या इसके संदर्भ में ऐसा पाया जाएगा कि कीमत में थोड़ी सी कमी हो जाए तो सभी लोग अपने घर में AC लगवा लें? होगा? नहीं होगा। या ऐसा हो जाए कि कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए तो क्या सभी लोग AC चलाना छोड़ देंगे? कमी आएगी, AC चलाना नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक काल्पनिक स्थिति है, ऐसा व्यवहारिक जीवन में नहीं पाया जाता है। तो ये 5 प्रकार की मांग की लोच को आपने समझा, और 5 प्रकार की मांग की लोच के बारे में वस्तुओं को आपने समझा, किस प्रकार की लोच के संदर्भ में किस प्रकार की वस्तु होगी, और आपने मांग वक्र को समझा। अब हम इन सारी चीज़ों का एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उस ग्राफ से ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो आपको और यानी कि डिफरेंट ग्राफ्स की देखने की ज़रूरत नहीं है, जो अलग अलग हमने बनाए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर शो करेंगे, थोड़ा सा आप समझिएगा। ये यहाँ पर हम लंब अक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये आपका हो जाएगा आधार अक्ष। तो यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइस को और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिमांड को। ठीक, अब मान लो मांग यानी कीमत में कुछ भी परिवर्तन हो, मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो मांग वक्र कैसा होगा, लंब अक्ष के प्रति, और मांग की लोच कैसी होगी, पूर्णतः बेलोचदार मांग। और वस्तु किस प्रकार की होगी इसके संबंध में, अति आवश्यक। तो वस्तु किस प्रकार की होती है, वेरी नेसेसरी गुड्स। अब जब कीमत में परिवर्तन हो यानी कि थोड़ा सा मांग की मात्रा इनफाइनाइट बढ़ती चली जाए तो मांग वक्र कैसा मिलेगा, आधार अक्ष के प्रति समानांतर, और मांग की लोच कैसी होगी, पूर्णतः लोचदार, ED इक्वल टू इनफाइनाइट। और वस्तु किस प्रकार की होगी इसके संदर्भ में, अति विलासिता की, वेरी लग्जरी गुड्स। ठीक, अब ये 90 डिग्री का एंगल आप देख रहे होंगे, ये आपका आधार अक्ष के प्रति समानांतर, ये लंब अक्ष के प्रति समानांतर मान लेते हैं। ये यहाँ से अगर हम 45 डिग्री रेखा खींचते हैं तो ये आपको 2 बराबर बराबर भागों में बांटेगी और ये हो जाएगा ED इक्वल टू 1, यानी सम लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग। और वस्तु किस प्रकार की होगी इसमें, आरामदायक यानी कंफर्टेबल गुड्स होगी। अब देखिए कीमत के सापेक्ष यानी जितना कीमत में परिवर्तन उतना मांग में, अगर कीमत में परिवर्तन कम हो और मांग में परिवर्तन ज़्यादा हो तो मांग की जो लोच है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और क्या हो जाएगा, ED इक्वल टू यानी ED इज ग्रेटर देन 1। तो इसे कहा जाएगा अधिक लोचदार मांग, और ये क्या हो जाएगा, वस्तु इसके संदर्भ में यानी कि ये विलासिता की हो जाएगी, लग्जरी गुड्स, यानी कि कीमत के सापेक्ष मांग में परिवर्तन अधिक, लग्जरी। और इसके ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेरी लग्जरी। अब वैल्यू अगर 1 से कम आ गई तो इसका मतलब क्या है, बेलोचदार, यानी ED इज लेस देन
1 और वस्तु किस प्रकार की हो जाएगी, आवश्यक, और वैल्यू 1 से भी और भी कम 0 के तरफ आ गई तो इसका मतलब है मांग की लोच कैसी हो जाएगी, पूर्णता व लोचदार, और ये हो जाएगा अति आवश्यक वस्तु मांग वक्र लंब अक्ष के प्रति समानांतर। तो यानी कि ये पूरे जो मांग की लोच हमने पढ़ी उस लोच का एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन है। अब आपसे क्वेश्चन कैसा भी पूछ लिया जाए आप बताएंगे कि अगर पूछ लिया जाए अति आवश्यक यानी कि वस्तु के संदर्भ में मांग की लोच कैसी होगी तो आप बताएंगे पूर्णता बेलोचदार। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए मांग वक्र कैसा होगा तो बताएंगे लंब अक्ष के प्रति समानांतर। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जब मांग वक्र आधार अक्ष के प्रति समानांतर होता है तो मांग की लोच होगी तो आपको ऑप्शन में दिया जाएगा पूर्णता लोचदार, पूर्णता बेलोचदार, या इकाई लोचदार, या अधिक बेलोचदार, या अधिक लोचदार। तो आप इस तरीके से सभी क्वेश्चनों का आंसर लगा सकते हैं। तो ये मांग की लोच और मांग की लोच के प्रकार और कैसे आप वस्तुओं में संबंध रिप्रेजेंट करेंगे उनके संदर्भ में मांग वक्र, ये पूरा का पूरा जो लोच वाला चैप्टर था ये इसी में क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो जितने भी सवाल आएंगे मांग की लोच से वो पूरे के पूरे इससे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट अगले चैप्टर पर चलेंगे। ठीक, तो थैंक यू दोस्त, जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। जब हम अपलोड करेंगे तो आप उसको वॉच कीजिएगा। ओके, थैंक यू।